राइट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 सेमेस्टर के आज के ऑनलाइन क्लास में फिर एक बार मैं तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ और वही कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है उसी टॉपिक का शेष भाग को लेकर मैं तुम लोगों से फिर एक बार मुखातिब हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड के पहले विगत क्लास में मैंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के पहले विगत क्लास में मैंने तुम लोगों को द्वंद्वात्मक विधि रियल में क्या है उस पर मैंने प्रकाश डालते हुए आगे बढ़कर मार्क्स ने क्यों अपनाया उस पर प्रकाश डाला और मार्क्स ने इस विधि को किस संदर्भ में अपनाया और वाद प्रतिवाद और संवाद को उन्होंने किस रूप में देखा और किस तरह अपने सिद्धांत में उसे पिरोया समाया और उस पर आधारित बनाकर अपने विचारों को कैसे रखा, इस पर मैंने विशिष्ट रूप से तुम लोगों को जानकारी दे दी थी। आज के क्लास में मैं डायरेक्ट डायलेक्टिकल मेथड की बात करूंगा। तो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो 3 लॉ पर आधारित है, गौर करना। देयर आर 3 लॉ ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो शुरू करता हूं। डायलेक्टिकल मेथड को मजबूती से किसने अपनाया था? हेगेल साहब ने। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। हेगेल ने अपने डायलेक्टिकल मेथड या द्वंद्वात्मक जो उनकी विधि थी उसमें मनुष्य के विकास के 3 सोपानों का उल्लेख किया था। मानव विकास के 3 स्टेप का वर्णन किया था। भेद यानी कॉन्ट्रास्ट, निषेध यानी निगेशन और विरोध यानी कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रास्ट, निगेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, ये 3 सोपान हैं मानव विकास के। ये किसने बताया? हेगेल ने। किसमें? अपनी द्वंद्वात्मक विधि में। तो भेद, निषेध और विरोध, कॉन्ट्रास्ट, निगेशन और कंट्राडिक्शन। मार्क्स ने हेगेल के मानव विकास के इन्हीं 3 सोपानों, इन्हीं 3 स्टेप, इन्हीं 3 तथ्यों को अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की आधारशिला बनाया। किसको? भेद, निषेध और विरोध को। ये क्या है? ये मानव विकास प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। इसी नींव के आधार पर मार्क्स ने 3 नियमों की स्थापना की। 3 ठो लॉ जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब ये क्या क्या है? पहला है
विरोधियों के परस्परानुप्रवेश के नियम, द लॉ ऑफ म्यूचुअल पेनेट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स। दूसरा लॉ है गुण का परिमाण में एवं परिमाण का गुण में परिवर्तन के नियम, गुण का परिमाण में और परिमाण का गुण में परिवर्तन के नियम, द लॉ ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द क्वांटिटी। ये दो लॉ हुआ। और तीसरा लॉ क्या हुआ? निषेध के निषेध का नियम, द लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ निगेशन। निषेध के निषेध का नियम, द लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। तो अब हम एक एक करके तीनों लॉ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है विरोधियों के परस्परानुप्रवेश के नियम। तो ये जो पहला नियम है, इसके अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस या सत्ता अलग अलग ना होकर या भिन्न भिन्न ना होकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक बार और बोल देते हैं। प्रथम नियम के अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व या सत्ता या एग्जिस्टेंस परस्पर अलग अलग या भिन्न भिन्न ना होकर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। गुण के परिणाम में अथवा परिणाम के गुण में परिवर्तन के नियम, यह हुआ दूसरा नियम। दूसरे नियम के अनुसार गुण का गुण से और परिमाण का परिमाण से उत्पत्ति कभी नहीं होती है, यह जान लीजिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि गुण का गुण से और परिमाण का परिमाण से कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि गुण से परिमाण और परिमाण से गुण की भी उत्पत्ति हो सकती है। एक बार और सुनिए। दूसरे नियम के अनुसार गुण का गुण से और परिमाण का परिमाण से उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि गुण से परिमाण और परिमाण से गुण की भी उत्पत्ति हो सकती है। यानी जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ से, जड़ द्रव्य से चेतन तत्व यानी आत्मा की उत्पत्ति भी संभव है। ये दो नियम हो गया। अब तीसरा नियम को देखिए, निषेध के निषेध का नियम। ये जो तीसरा या अंतिम नियम है, इसके अनुसार मानव विकास की अवस्था में प्रत्येक सोपान अपने पूर्ववर्ती सोपानों से भिन्न भिन्न या अलग अलग गुण उत्पन्न करता है। विकास में अतीत अवस्थाओं की
भिन्न भिन्न प्रकार की पुनरावृत्ति को ही निषेध का निषेध कहा जाता है। विकास में अतीत यानी भूतकाल की जो अवस्था है उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराव ही निषेध का निषेध कहा जाता है। अब हम नैतिक दृष्टिकोण को देखें, एथिकल व्यू। मार्क्स ने उपरोक्त नियमों के आधार पर नैतिकता को भी परिवर्तनशील माना। कोई भी नैतिक नियम सार्वभौम या एटर्नल यानी जो कभी समाप्त न हो, कभी खत्म नहीं हो, यानी शाश्वत। तो कोई भी नैतिक नियम सार्वभौम या शाश्वत नहीं है। अन्य वस्तुओं की तरह ये नैतिक नियम भी समय समय पर इनमें बदलाव होते रहता है। इन नैतिक नियमों का विकास भी द्वंद्ववादी सिद्धांत के आधार पर हो रहा है। अतः नैतिकता भी देश काल सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। समाजवादी युग में नैतिकता का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। नैतिकता के नियम तो बदलते रहते, ये तो मैं मानता ही। आप जिसे आज नैतिक दृष्टि से देख, हम लोग जब नौजवान थे तो बड़ा बड़ा बाल रखते थे। उस समय बड़ा बाल का परिपाटी चलता था। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग हम लोगों को जो बड़ा बड़ा बाल होता था ताना मारते थे और कहते थे बिगड़ रहा है, ये लड़का बिगड़ रहा है, आधुनिकता में रम गया है। यही सब में ध्यान देता है बाल बड़ा बड़ा रखना। अब देखिए आजकल छोटा बाल का फैशन चल गया है। हम नैतिकता नहीं, नैतिकता भी फैशन की तरह बातें हैं। तो देखिए इसके बारे भी आज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं देखो कैसा बाल। उस समय इस तरह बाल मुंड के रखता था तो लोग उलाहना देता था कि देखो कैसा राज कपूर कट काट दिया। तो ऐसी बातें होती है। तो जिस तरह फैशन बदलता है उसी तरह नैतिकता से संबंधित नियम भी समय समय पर उनमें बदलाव होते रहता है। वो एटर्नल नहीं होता है, वो शाश्वत नहीं होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसके पृष्ठभूमि में ही मार्क्स या एंजेल्स या लेनिन ने प्रकृति, वर्ग संघर्ष, ज्ञान मीमांसा, साम्यवाद, समाजवाद आदि विचारों की व्याख्या प्रस्तुत की है। मानव समाज भी द्वंद्वात्मक आधार पर ही विकसित होते चला आ रहा है। मानव समाज का विकास आदिम मानव समाज से क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी गुलाम मालिक युग था ना, गुलाम मालिक युग। फिर क्या आया? सामंती युग। फिर क्या आया? पूंजीवादी युग। फिर समाजवादी युग तक आ गया। अब क्या है? विचार स्वतंत्रता युग, वैचारिक स्वतंत्रता का युग। हम कुछ भी बोलने का, चाइना एक्सेप्ट चाइना,
आप हर देश में जाके देखिए, ये वैचारिक मीडिया ये सब लाया है, वैचारिक स्वतंत्रता का युग। तो यह संसार भी द्वंद्ववाद के कारण ही चल रहा है। द्वंद्व के समाप्त होते ही हमारी शरीर रचना के भीतर का संघर्ष भी रुक जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो विकास प्रक्रिया सतत जारी रखने के लिए द्वंद्वात्मक शैली का रहना निहायत जरूरी है। और मनुष्य जो है, जब ये द्वंद्वात्मक जो है, द्वंद्व का जब समाप्ति हो जाएगा तो संघर्ष भी रुक जाएगा और मनुष्य की मौत भी हो जाएगी। इस तरह मार्क्स के समस्त विचारों का आधार उनका यही द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत है। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति एवं तर्क। सामान्य अर्थ में वाद विवाद की कला को डायलेक्टिकल मेथड या द्वंद्वात्मक विधि कहा जाता है। ये तो हमने जान लिया। आधुनिक दार्शनिक प्रणालियों में आज इसका महत्व काफी बढ़ गया है। किसका? हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक पद्धति एवं तर्क। सामान्य अर्थ में वाद विवाद की कला को ही डायलेक्टिकल मेथड या द्वंद्वात्मक विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम हम एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में इस विधि को स्पष्ट रूप से सोक्रेटस या सुकरात में पाते हैं। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किसी समस्या पर पहले विचार करते हुए संवाद या समन्वय की ओर आगे बढ़ते जाने की इस विधि की मूल विशेषता है। प्लेटो भी द्वंद्वात्मक पद्धति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक तर्क को परम ज्ञान का सिद्धांत माना है। इनका थ्योरी ऑफ आइडियाज या प्रत्ययों का सिद्धांत इसी विधि पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार यह वैज्ञानिक विधि अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। प्लेटो के बाद हम एरिस्टोटल में भी ये बात पाते हैं। एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने इसे अधिक तार्किक रूप देने का प्रयास किया। इनके अनुसार द्वंद्वात्मक तर्क की पद्धति साधारण लोक जगत में मान्यताओं से प्रारंभ होता है, फिर आलोचना और प्रत्यालोचना की प्रक्रिया में उसका सर्वेक्षण और परीक्षण आदि होता है। इसी प्रक्रिया में निरीक्षण के सिद्धांत की खोज की जाती है। इस प्रकार शुरू से ही द्वंद्वात्मक तर्क समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है, किंतु धीरे धीरे इसकी प्रकृति अधिक जटिल और अधिक वैज्ञानिक होती गई। आधुनिक दार्शनिक विधियों में द्वंद्वात्मक तर्क का एक विशिष्ट महत्व है। आधुनिक दार्शनिक प्रणालियों में आज इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। पहले इस विधि का उपयोग मात्र आध्यात्मिक जगत की व्याख्या के लिए किया जाता था, किंतु बाद में इसका उपयोग भौतिक जगत को परिभाषित करने के लिए भी किया गया। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक कांट इस पद्धति के द्वारा सृष्टि शास्त्र
ईश्वर एवं आत्मा की अमरता का नया अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं। इमानुएल कांट के बाद जर्मन दार्शनिक हेगेल ने एक आधुनिक और परिष्कृत रूप में डायलेक्टिकल मेथड के सिद्धांत को विश्व प्रसिद्ध किया। हेगेल द्वंद्वात्मक तर्क के आधुनिक व्याख्याता हैं। इनके अनुसार द्वंद्वात्मक तर्क वस्तुतः मननात्मक विचारों की विशिष्ट प्रकृति है। ये विचार प्रणाली या सामान्य के स्वभाव को व्यक्त करते हैं। इसकी गति में 3 क्षण या क्रम आते हैं, जिन्हें क्रम से हम वाद, प्रतिवाद और समन्वय या संवाद कहते हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक तर्क की पद्धति समन्वय या संवाद की ओर उन्मुख होती है। समन्वय या संवाद हमारे वाद एवं प्रतिवाद की उच्चतर एकता है। वाद एवं प्रतिवाद दोनों समन्वय में उन्नत रूप में प्रस्तुत रहते हैं। इस तरह द्वंद्वात्मक तर्क विचारों की गति से संबंधित है। मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो दर्शन के क्षेत्र में एक प्रमुख विचार के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जो एक जर्मन दार्शनिक हेगेल के डायलेक्टिक्स यानी द्वंद्ववाद के समर्थक थे, इसलिए मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार हेगेल का द्वंद्ववाद है। मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्ववाद को सुव्यवस्थित करने का काम प्रस्तुत किया। मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नींव रखने के पूर्व कहा था कि हेगेल ने द्वंद्वात्मक तर्क को सिर के बल खड़ा किया है। द्वंद्वात्मक तर्क को माथे के बल खड़ा किया है। बाद में मार्क्स और एंजल्स ने इस तर्क को सही दिशा दी। मीनिंग ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का रियल में अर्थ क्या है? मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक तर्क को एक नया अर्थ प्रदान किया। उसका द्वंद्ववाद विश्व समाज की निरंतर परिवर्तनशीलता तथा विकास को देखता है। इस कारण उनका द्वंद्ववाद वैज्ञानिक आधार पर स्थित पाते हैं। फिर उसकी प्रकृति आध्यात्मिकता के बदले भौतिक रहती है। इसलिए मार्क्स के इस द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। यह माना गया है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान ने एटम्स में भी द्वंद्व सिद्ध कर दिया है। उसे भी निरपेक्ष नहीं, एब्सोल्यूट नहीं बोला है, वहाँ भी द्वंद्व है, वहाँ भी आमने सामने कोई न कोई है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या क्या। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति, भौतिक जगत और इतिहास ही द्वंद्वात्मक तर्क के वास्तविक निष्कर्ष हैं। प्रकृति की गति स्वयं द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन ही अंतिम परम सत्य है। देश काल यानी स्पेस एंड टाइम से परे किसी भी ईश्वर या निरपेक्ष सत्य का अस्तित्व नहीं है। उत्पत्ति, विकास और विनाश, ये 3 ही इस विश्व की विशेषताएं हैं। क्या क्या? उत्पत्ति, विकास और विनाश। तो ये हो गया मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल
मटेरियलिज्म। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।